हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड जो एग्जाम 2024 का है उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र मॉडल पेपर। ये प्रीवियस कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन के आधार पे मॉडल पेपर प्रिपेयर किया गया है और निश्चित तौर पर काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। और बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पूर्णांक 70 अंक का 3 घंटे 15 मिनट का ये प्रश्न पत्र और शुरुआती 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने हेतु और पूरा प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा हुआ है। खंड क बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड ख आपका डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक प्रश्न है। पूरे प्रश्न पत्र को आइए अच्छे से हम लोग समझते हुए चलते हैं। खंड क का ये बहुविकल्पी प्रश्न OMR बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यापार नियंत्रण करना और आय का ज्ञान होना। ये सभी सही हो जाएगा। पारिवारिक बजट इसीलिए किया जाता है ना कि सभी चीज पर ध्यान दिया जाए, अर्थात घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य व्यक्ति का तापक्रम, स्वस्थ व्यक्ति का। तीसरा प्रश्न देखें, पारिवारिक बचत का माध्यम है। पारिवारिक बचत का माध्यम डाकघर की योजनाएं, हाँ वहाँ भी बचत होगा। जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, इसमें भी बचत करेंगे, सभी हो जाएगा। घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 देखें, रुधिर का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, अमाशय। फेफड़ों में होता है। रुधिर का शुद्धिकरण हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। ग वाला राइट होगा। प्रश्न 5वां देखें, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वैक्यूम क्लीनर से हम अपने घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई किया जाता है। घ वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न 6वां देखें, अस्थि भंग के लक्षण है। अस्थि भंग में देखिए, अस्थि भंग माने अस्थियों का टूटना, हड्डियों का टूटना, सूजन भी आएगा, दर्द भी करेगा, अंग भी निष्क्रिय हो सकता है। घ वाला राइट होगा। ये सभी। 7वां प्रश्न, सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, फूलों से घर सजाना, घर व्यवस्थित करना। सजावट, डेकोरेशन का अर्थ ये होता है कि घर को अच्छे से व्यवस्थित करें, ऑर्डरिंग करें। घ वाला यहाँ पे विकल्प आपका राइट होगा, सही विकल्प। 8वां प्रश्न देखें, मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या पूछी जा रही है। 206 अस्थियां होती हैं मानव कंकाल में। ख वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न 9वां देखें, एक गिलास जूस का दाम 12.5 रुपये हैं, तो 7 गिलास जूस का दाम क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए। 12.5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87.50 आएगा। घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां देखिए, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? नेत्रों को यदि स्वस्थ रखना है तो विटामिन ए लीजिए। घ वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। जल का अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जानते हैं, H2O, H2O। ग वाला राइट होगा। 12वां देखिए, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि और विकास प्रोटीन के द्वारा होता है। क वाला ही यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 13 देखें, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन। ख वाला राइट होगा। प्रश्न 14 देखें, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। आधुनिक प्रकार के ईंधन में गैस को रखा गया है। घ वाला यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 15 देखें, हैजा रोग फैलने का माध्यम है। हैजा रोग फैलता है दूषित खान पान से, दूषित भोजन और जल से। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 16 देखें, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? तो वस्त्रों की धुलाई मृदु जल से किया जाता है। क वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 17 देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, प्रतिवर्ष 5 जून। ख वाला यहाँ पे राइट होगा। 18 देखें, प्रश्न, एटीएस अथवा टैट वैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? देखिए, टीटनस में ये टीके लगाए जाते हैं। क वाला राइट होगा। प्रश्न 19 देखें, हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल
ख वाला राइट हो जाएगा। गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ऐसे कूड़ा कचरे जो धरती पर काफ़ी समय तक पड़े होंगे, सड़े गलेंगे नहीं और हमारे वातावरण को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते रहते हैं। ख वाला राइट होगा। प्रश्न 20वां देखिए, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ख वाला राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी रिपीटिंग क्वेश्चन, यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन। ये है देखिए खंड क के बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ से देखिए खंड क ख के वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ से अति लघुत्तरी 25 शब्दों में आपको जवाब देना है। पहला यहाँ 21वां क्वेश्चन फोकस करिए, पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का जिक्र करना है। पारिवारिक बजट क्या होता है? किसी भी परिवार की कुल जो आय है उसी के अनुसार व्यय करना और बचत करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, संतुलित बजट में न तो बहुत ज़्यादा खर्च को दिखाया जाता है और न ही बचत, अर्थात इसमें आय और व्यय जो होता है ये लगभग समतुल्य होता है और इसमें न तो घाटा होगा न मुनाफा, अर्थात ये काम चलाऊ होता है बट ये अच्छा नहीं होता, ये संतुलित बजट होता है। दूसरा होता है घाटे का बजट, जितना परिवार की आय होगा सभी सदस्यों का उससे ज़्यादा व्यय किया जाता है, ये घाटे का बजट होता है। तीसरा होता है बचत का बजट। बचत का बजट इसमें क्या होता है, आय को ध्यान में रखते हुए ही व्यय किया जाता है और आगामी यानी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ पैसे, धन को बचा कर रखा जाता है। तो 3 प्रकार के होता है पारिवारिक बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। अब क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक होता है? देखिए कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसका तापक्रम चार्ट बनाने से बेनिफिट होगा कि डॉक्टर पता लगाएगा कि उसके रोग की क्या कंडीशन है, उसकी क्या दशा है, आगे कौन सी दवा देनी है, कितना देना है, ये हमें पता चलता है तापक्रम, रोगी का तापक्रम चार्ट बना लेने से। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, बचत के 4 मुख्य उद्देश्य या लाभ लिखिए। देखिए बचत का जो 4 मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो बचत करने से क्या होता है? पहले तो बचत करने से जो हमारे भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगा। अगला होगा कि जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनको वृद्धावस्था में काफ़ी मदद मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलती है। अगला होता है यदि पैसे की बचत करेंगे तो बच्चों की उनकी विवाह है, उनकी शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई। और अगला होगा कि घर में यदि कोई आकस्मिक कार्य पड़ गया तो उस पर भी व्यय कर सकते हैं। और अगला होगा कि तमाम जो ज़रूरतमंद या आरामदायक वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए भी बचत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए 24वां क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा यदि कोई भी व्यक्ति तुरंत एक्सीडेंट होता है, गिरता है, चोट लगती है तो उसके बाद उसका जो इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है घरेलू स्तर पर, उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है जब तक कि वह डॉक्टर के पास पहुँचे। प्रश्न 25 देखिए, 9% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100, उसमें सिंपली मान रख देना है। देखिए दर आपका 9% दिया है, 9 और मूलधन 3000 दे ही दिया है और समय आपका 4 दिया है। इस तरह से सिंपली इसमें मान रख करके मूलधन, समय और दर का आपस में गुणा करके जब हल करेंगे तो 1080 रुपये आएगा। और प्रश्न 26 है देखिए, दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का नाम पूछा जा रहा है। देखिए दूषित हवा से तमाम रोग फैलते हैं, जैसे तपेदिक है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, काली खांसी है, खसरा इत्यादि रोग होते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 27 का लघुत्तरी प्रश्न, 50 शब्दों में आपको इसका जवाब देने हैं। 27 का प्रश्न है, अस्थि भंजन के मुख्य प्रकार एवं मोच के लक्षण लिखिए। सबसे पहले बता दिया जाए कि अस्थि भंजन माने हड्डियों का टूटना होता है। अस्थि भंजन का मतलब हड्डियों का टूट फूट, उसी को अस्थि भंग भी कहा जाता है। तो अस्थि भंजन के मुख्य प्रकार लिखिए।
तो देखिए जो अस्थि भंजन होता है उसमें कई प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो अलग अलग उसके कैटेगरियाँ हैं, प्रकार हैं। जैसे पहला होता है जैसे बहुखंडी अस्थि भंजन। तो बहुखंडी अस्थि भंजन में क्या होगा, जैसे कोई हड्डी होगी तो कई टुकड़ों में माने विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। और दूसरा होता है साधारण अस्थि भंजन। साधारण अस्थि भंजन में क्या होता है, इसमें जो होता है अस्थि भंजन केवल एक ही स्थान पे टूटेगी, बट उसके इर्द गिर्द में जो भी उसके आसपास ऊतक होंगे वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर एक होता है देखिए पचड़ी अस्थि भंजन। पचड़ी अस्थि भंजन इसमें क्या होता है कि हड्डियां बहुत टूट जाती हैं, ठीक है, और ऐसा भी कंडीशन हो जाता है कि एक हड्डी टूटकर किसी मांस में अंदर चली जाए। और अगला होता है संयुक्त अस्थि भंजन। तो इस प्रकार के अस्थि भंजन में टूटने वाली जो हड्डी का एक सिरा होता है वो मांस या त्वचा को फाड़ करके फिर अलग निकल जाता है, विकृत रूप धारण कर लेता है। अस्थि भंजन का ही रूप है। एक होता है कच्ची अस्थि भंजन। तो इस प्रकार के अस्थि भंजन में प्रायः जो बच्चे होते हैं उनकी जो लचीली कमज़ोर हड्डियां होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, चोट लगने से होता है, या तो फिर उसमें क्रैक आ जाता है, दरारें आ जाती है। फिर अगला होता है जटिल अस्थि भंजन। तो इसमें हड्डी जो है टूट जाती है और साथ ही साथ उस जहाँ पर टूटी है या जख्म है वहाँ की जो रुधिर वाहिनियाँ हैं और कोमल अंग है वह भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बहुत नाजुक स्थिति होती है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि मोच के क्या लक्षण होते हैं। देखिए जैसे ही टूट फूट या टूटेगा, घाव लगेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, सूजन आएगा, हड्डियाँ नष्ट भी हो सकती हैं और वहाँ पे रक्त प्रवाह भी हो सकता है, खून भी बह सकता है, विकृत भी अंग कभी कभी विकृत निष्क्रिय शून्य भी हो जाते हैं। इसको अच्छे से आप रिपीट कर लें। प्रश्न 28 पूछा है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, जब हमारे पर्यावरण में तमाम प्रकार के हानिकारक प्रदूषक जा कर के उसको दूषित कर देते हैं तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से कारण हैं, जैसे घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सीधे निकल करके सीधे जल में चले जाते हैं, या फिर हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं, जैसे धुआं हुआ इत्यादि। और कुछ कीटनाशक जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो हमारे धरती को प्रदूषित कर देते हैं। फिर जल, जो दूषित जल होता है, गंदे पानी होता है, वो सीधे जा कर के हमारे जल में छोड़ दिए जाते हैं। जो जल के स्रोत होते हैं, नदियाँ होती है, सरोवर होती है, तालाब, जिससे क्या होता है जो है जल प्रदूषित होता है। और तमाम जो औद्योगिकरण आजकल बढ़ रहा है, कल फैक्ट्रियाँ लग रही, उससे निकलने वाले जो हानिकारक तत्व हैं वो या तो फिर जल में छोड़ दिए जाते हैं या फिर जो दूषित धुएँ हैं सीधे वायुमंडल में छोड़ दिए जा रहे हैं। उससे भी जो है हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। और जो घरों की दहन और धुआं जो है, रसोई घर के जो धुएँ निकलते हैं ईंधन का, उससे भी बहुत प्रदूषण हो रहा है। कीटनाशक का तो बहुत ज़्यादा आज कल प्रयोग हो रहा है खेतों में अपने फसलों के लिए, जिससे पर्यावरण पर कहीं न कहीं दुष्प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। और दाह संस्कार या कूड़ा कचरा सीधे नदियों में जब हम फेंकते हैं तो इससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। वृक्षों की अत्यधिक कटाई और रेडियोधर्मी प्रदूषण भी इसमें भूमिका निभाता है। तो इस पर अंकुश लगाना, सरकार ने बहुत हद तक काफ़ी अंकुश लगाया है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और इस तरह से कल कारखाने जो निकली चिमनियाँ के धुएँ हैं तो वहाँ पर धुआं वाले पार्ट को अच्छे से ऊपर लगाएं और छन्नी की अच्छे से व्यवस्था किया जाना चाहिए। और पर्यावरण बचाने के लिए जन जागरूकता भी काफ़ी सहयोग देगा। आजकल रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि के माध्यम से भी हम जागरूकता फैला करके इसके प्रति सचेत हो सकते हैं। प्रश्न देखिए 29 है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं और बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया पारिवारिक बचत, तो पूरे परिवार में जितने भी हमारी इनकम होती है, आय होता है, और हमारी आवश्यकताओं के लिए जो हम व्यय करते हैं, जितना हमारा आय है, आय में से हम कुछ न कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। और उसके बाद जो धन शेष बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है, और बहुत ही यह आवश्यक है ताकि हमारा जीवन बसर अच्छे से चल सके और अच्छा से गुजारा हम लोग कर सकें। और आजकल बचत के लिए तमाम प्रकार के खाते खोले जा रहे हैं। उसी में एक बचत खाता होता है, दूसरा होता है चालू खाता, तीसरा होता है सावधि जमा खाता, जिसके अंतर्गत एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा होती रहती है, और चौथा होता है आवर्ती जमा खाता।
सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए प्रश्न। ये अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं? भोजन पकाने का मुख्य पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? भोजन में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है, खनिज लवण मिनरल्स, ये सब भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य यही होते हैं कि जो भोजन हो सुपाच्य हो, पौष्टिकता से परिपूर्ण होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन आकर्षक होना चाहिए और कीटाणु रहित होना चाहिए और संरक्षण युक्त होना चाहिए। अगला बहुमूल्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, संक्रामक रोग एवं आहार की विषाक्तताएं, पॉइजनस, संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज। देखिए, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग तो अंगों के सही कार्य न कर पाने के कारण, कुछ रोग तो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, और यह जो संक्रामक बीमारियां होती हैं ये बैक्टीरिया जनित होती हैं, जीवाणुओं से फैलती हैं। जैसे आपका चेचक है, काली खांसी है, क्षय रोग होते हैं, पेचिश, हैजा, ये संक्रामक रोग होते हैं। और अगला इसमें पूछा है कि आहार की विषाक्तताएं क्या है, पॉइजनस। देखिए, कुछ ऐसा भोजन हमारे द्वारा लिया जाता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद विषाक्त उत्पन्न करती हैं, विषैली होती हैं, हमें रोग उत्पन्न कर देती हैं, उनको आहार की विषाक्तता कहा जाता है। तो इसमें इसके लक्षण पूछा है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे ही जाए पेट का दर्द करना, उल्टी होना, दस्त लगना, जी मचलना, थका थका सा महसूस होना, ऐंठन होना, ज्वर भी कभी कभी आ जाता है यदि ऐसे विषाक्त भोज्य आप लेते हैं। और हृदय गति, नाड़ी की गति भी तेज होती है। जल का कमी, डिहाइड्रेशन भी इसमें देखा गया है विषाक्तता होने की कंडीशन में। अब आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में देना है, 6 अंक के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्वसन और निःश्वसन से क्या समझती हैं, और फेफड़ों की रचना एवं कार्य को समझाना है। प्रश्वसन और निःश्वसन, देखिए प्रश्वसन में क्या होता है, जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों तक, नाक के माध्यम से अपने फेफड़ों तक वायु को, शुद्ध वायु को, O2 को ले जाते हैं, फेफड़ों तक ले जाना प्रश्वसन कहलाता है। जैसे ही हम हवा को, वायु को अंदर भरते हैं तो फेफड़ों में थोड़ा सा उभार आता है, पसलियाँ फैलती हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, गुब्बारे फैलते हैं, उसी तरह से पसलियाँ और फेफड़े में थोड़ा सा फैलाव होता है। लेकिन निःश्वसन में क्या होता है, जब अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से रक्त में से फेफड़े में आता है, फिर फेफड़ों से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन की प्रक्रिया में जो पसलियाँ होती हैं और ये सीना होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, अर्थात उसमें सिकुड़न आता है। और इसमें पूछा है फेफड़े की रचना एवं कार्य के। फेफड़ा, मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं जो कि वक्ष गुहा में दाएं और बाएं स्थित होते हैं। इनकी संरचना बहुत ही कोमल होती है, लचीली, स्पंजी और स्लेटी भूरे रंग की होती है, और उसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली का लसदार आवरण होता है, और उसमें लसदार तरल पदार्थ भरा होता है। और फेफड़ों के कार्य वही है, फेफड़ों का कार्य O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकाला जाता है, फेफड़ों का ही कार्य होता है। इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ करके जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा ऑप्शनल प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसा कि बताया गया कि जब दूषित पदार्थ हमारे वातावरण में, पर्यावरण में जाकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और कई कारणों से फैलता है। जल में जब अशुद्धियाँ, जल, मल, मूत्र इत्यादि जब उस बड़े नदियों, सरोवरों, तालाबों में, गड्ढों में छोड़ दिया जाता है, दूषित जल, उससे भी प्रदूषित होता है पर्यावरण। घरेलू अपशिष्टों से भी होता है, तमाम कल कारखाने, उद्योगों से फैले निकलने वाले धुएं और उनसे निकले हुए वर्ज्य पदार्थों से,
धुओं से और कीटनाशकों से, वृक्षों की कटाव से, रेडियोधर्मी प्रदूषकों से हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष लगाना चाहिए और जो कल कारखाने हैं, चिमनियां हैं, उसको सुरक्षित ऊपर तक ले जाएं, छन्नक का प्रयोग करें और वृक्षों कटाव पर नियंत्रण हो और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग हो। ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग हो, जैसे सौर ऊर्जा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 33 है, हाथ सिलाई के टाँके कितने प्रकार के होते हैं? टाँके कुल 7 प्रकार के होते हैं। कच्चा टाँका, सादा टाँका, बखिया टाँका, तुरपई होता है और सम्मिलित टाँके होते हैं, कांच के टाँके होते हैं, वसज के टाँके होते हैं, अलग अलग होते हैं। और सिलाई किट में आवश्यक सामग्री की सूची पूछ रहा है, तो सिलाई किट में तमाम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैंची है, धागा है, सुई है, पिने हैं, फिंगर कैंप होते हैं, मोम होता है, नापने की वस्तुएं होती हैं, कागज, रबर, पेंसिल, ये सब होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं? कृत्रिम श्वसन की एक विधि का जिक्र करना है। तो देखिए, प्राकृतिक श्वसन जो हमारा नेचुरली श्वसन हो रहा है, श्वसन प्रक्रिया, प्रकृति रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति जो हम लोग या जीव जंतु प्राणी जो भी ले रहे हैं, वो प्राकृतिक श्वसन है, जिसमें स्वैच्छिक रूप से जो है अनैच्छिक रूप कहा जाए, अनैच्छिक रूप से लगातार चल रहा है जीवित प्राणियों में। और कृत्रिम श्वसन क्या होता है? जब कोई बीमार व्यक्ति, पीड़ित और रोगी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम सांस दिया जाता है, उसे कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। कृत्रिम श्वसन की जो विधियाँ होती है, जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब गया हो और पानी उसके शरीर के अंदर चला गया पेट में, तो कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। उसमें वही एक सेफर्स विधि, सेफर्स विधि में क्या होता है कि उस व्यक्ति को पेट के बल लिटा करके ऊपर से डॉक्टर क्या करते हैं, उसके पीठ पर जो है 90 डिग्री पर अपने दोनों हाथों से उस पर दबाव डालते हैं, जिससे वह स्थल में उसके भरे हुए फेफड़ों में जो पानी है धीरे धीरे बाहर निकल आए। और यह प्रक्रिया कई बार अपनाई जाती है। और अगला प्रश्न है, देखिए 34वां, रोगी को स्पंज करने से क्या आशय है? स्पंज करने की विधि एवं सावधानियां बताना है। रोगी को स्पंज का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है और कई दिनों तक नहा नहीं पाता, तो उसकी स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए गीले तौलिए से हम रोगी की सफाई करते हैं। तो इसमें हम हल्का गर्म पानी या ठंड पानी में तौलिए को भिगो करके पूरे शरीर को उसको अच्छे से साफ किया जाता है, पोछा जाता है, जिससे उसका माने जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं उसके नष्ट हो जाए। और इस तदुपरांत फिर उसके शरीर को अच्छे से पोंछ करके तेल या कोई क्रीम या फिर पाउडर इत्यादि लगा दिया जाता है। और इसमें पूछा है कि सावधानियां बरतना चाहिए। बहुत, जैसे पानी बहुत न तो गर्म हो और उस रोगी के हिसाब से होना चाहिए। और स्पंज प्रक्रिया करने से पूर्व रोगी को अच्छे से पहले उसकी आम दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वो कर लेते हैं, और जो दांतों की साफ सफाई इत्यादि, ब्रश मंजन इत्यादि करवा लिया जाता है। और फिर खिड़की और ये जो दरवाजे होते हैं उसमें ध्यान दें कि खास करके स्पंज करते समय जो है शरीर में हवा न लगे, इसलिए जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। और जो है कंबल इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए रोगी के लिए, और लेटने इत्यादि की अच्छे से व्यवस्था हो, डेटॉल और पानी इत्यादि होने चाहिए साफ सुथरे। तो ये इसको अच्छे से आप पढ़ करके चलें। अथवा ऑप्शनल क्वेश्चन जो लास्ट का दिया है, मृदु जल एवं कठोर जल में क्या अंतर? देखिए, मृदु जल क्या होता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता, जबकि जो कठोर जल होता है, कठोर जो जल होता है वो साबुन के साथ जल्दी झाग नहीं देता है, जबकि जो मृदु जल होता है वो साबुन के साथ झाग देता है और कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। और मृदु जल भोजन पकाने चाहे पीने के लिए उपयुक्त होता है, वस्त्र धोने के लिए। और कठोर जल भोजन पकाने और वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, चावल दाल भी उसमें जल्दी नहीं गल पाते हैं। और जो मृदु जल होता है उसमें समय बहुत कम लगता है, उसमें कपड़े साफ करने में चाहे भोजन पकाने, जबकि कठोर जल में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और कठोर जल ऊपर से हानिकारक भी होता है, मृदु जल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो
जो जल होता है वो कई तरह से प्रदूषित हो रहा है, जैसा कि बताया गया कि घरेलू जो वहित मल होते हैं, मल मूत्र इत्यादि होते हैं, कूड़े कचरे इत्यादि जब जाते हैं, और दूसरा है वर्षा का जब पानी बरसता है, वर्षा जल, उसमें तमाम प्रकार के कीटनाशक इत्यादि बहते हुए जो है नदियों सरोवरों में जाते हैं और फिर जल को प्रदूषित करते हैं। और तमाम प्रकार के औद्योगिक संस्थानों से और विसर्जित पदार्थ जो निकलते हैं उससे भी जो होता है जल अशुद्ध होता चला जा रहा है। तो आप इन सबको अच्छे से लर्निंग करके जाएं। सो वेरी वेरी थैंक्स।